ठीक है। तो पुलिस क्यों लगी होती है, पुलिस जगह जगह क्यों लगी होती है, ताकि सुरक्षा प्रदान कर सके सभी को। पुलिस नहीं होगी तो लोग तो ऐसे ही किसी को भी मार के चले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। ठीक है। तो ईगो को क्या बोला कि ये एक्ट एज अ पुलिस रेफरी। ठीक है। पुलिस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पुलिस हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए भी जरूरी है पुलिस, जो बुरे लोग हैं उनके लिए भी। उनके बुरे लोगों के कामों के ऊपर चेक लगा रही है कि वो कहीं गलत काम ना करें, और जो अच्छे लोग हैं उनको सुरक्षा दे रही है कि उनको कोई हार्म ना करे। ठीक है। तो इसका मतलब एक पुलिस है, एक रेफरी है। रेफरी होता है जो बीच का आदमी होता है। ठीक है। मतलब इधर वालों के बीच में और इधर वालों के बीच में एक सामंजस्य जैसा, एक बैलेंस जैसा बना करके रखे, उसको बोलते हैं ईगो। मतलब उसको बोलते हैं पुलिस या रेफरी। और ये पुलिस और रेफरी किसको कहा गया, ईगो को कहा गया। ठीक है। अब ये जो है, ये है ब्रेन के कॉन्शियस पार्ट का स्टेट, कॉन्शियस माइंड का पार्ट है ये ईगो। ठीक है। कॉन्शियस स्टेट है ये। क्योंकि अब देखो पुलिस जो होगा वो कॉन्शियस नहीं होगा, अगर अनकॉन्शियस ही होगा तब तो वो क्या करेगा, क्या रक्षा कर पाएगा किसी की। ठीक है। उसको कॉन्शियस, जिसको ना चेतन, उसको ऑल टाइम बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा। और अलर्ट क्या होता है, अलर्ट मतलब कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि इधर से क्या हो रहा है, उधर से क्या हो रहा है, कोई डाउटफुल तो नहीं लग रहा, किसी ने बैग ऐसे तो नहीं रख दिया कहीं पे, कुछ ऐसे तो नहीं है, मतलब उसको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ठीक है, पुलिस को। और वो ईगो में आएगी। और ये क्या काम करेगा, इट प्रोटेक्ट, ये एक बंदे को जो ये ईगो है ये प्रोटेक्ट करेगी एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को, किससे, फ्रॉम इड। जो ईड पड़ी आपने ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा इच्छा जाग जाती है ना आदमी में, इड से, और एक सुपर ईगो से। ठीक है। मतलब कि ये एक्सट्रीम जो चीज़ें होती हैं, एक्सट्रीम्स, ये जो है ईगो हमें एक्सट्रीम, अति जिसको बोलते हैं ना, अति, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है ना, ज़्यादा बुरा बनो ना ज़्यादा अच्छा बनो किसी के लिए। ठीक है। तो वही है कि ये जो ईगो है ये बड़ा ही हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, सपनों की दुनिया से भी बचाती है, और बहुत ही ज़्यादा आधुनिकता में लाना कि हाँ तुम दुनिया में रहो, तुम सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही चलो। ठीक है। उससे भी बचाती है ये कि तू बीच कर है, तो अपने सपने भी पूरे कर, बट इस तरीके से कर कि तू सोसाइटी में भी रहे। मतलब कि ये अति से बचाती है आदमी को। ठीक है। ईगो बचाती है, पुलिस वाला ये काम करता है। ठीक है। और ये किसके ऊपर है, बेस्ड ऑन, किसके ऊपर है ये, रियलिटी के ऊपर, बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। ऊपर वाला था प्लेजर प्रिंसिपल। ठीक है। ये है रियलिटी प्रिंसिपल। और इसमें जो पीरियड होगा ये फ्रॉम, ये ऊपर वाला फ्रॉम बर्थ था। ठीक है। और ये 3 साल से स्टार्ट हो जाएगा, फ्रॉम 3 years। ठीक है। फिर है सुपर ईगो, लास्ट, मतलब तीसरी जो इसकी है माइंड का जो पार्ट होता है वो क्या है, सुपर ईगो। अब सुपर ईगो, सुपर बंदा क्या करेगा, बड़ा भारी सुपर, सुपर डिसिप्लिन, ऐसे रखना ध्यान ना कि सुपर ईगो वाला बंदा सुपर डिसिप्लिन होगा 5 to 6 years। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो इंसान है ना, इंसान बड़ा भारी, आपने देखा होगा, वर्क्स ऑन, किसके ऊपर काम करता है, मोरालिटी प्रिंसिपल के ऊपर, मोरालिटी प्रिंसिपल। क्योंकि देखो आप, इस एज में ना बच्चा जैसे स्कूल लगता है जाने, उसको बताया जाता है कि ये सच है ये झूठ है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, घर घर की कहानियाँ ना स्कूल में मैडमों को बता रहे होते हैं कि मेरे घर में ऐसा हुआ है ना, मेरे घर में ऐसा हुआ। हमारे वहाँ पे ना अकेडमी में एक वो बच्चा था, तो वो क्या लगता बोलने, मेरे मेरे सामने लगता बोलने, हमारी मम्मी तो हमें ना चप्पल से मारती है घर में। मतलब मम्मी की सारी पोल खोल दी उस बच्चे ने। तो क्यों, क्योंकि वो 5 से 6 साल, फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा है। उस बच्चे को ये होता है कि ये तो झूठ है मम्मी, आपने तो, आप तो झूठ बोल रहे हो, मुंह पे बोल देते हैं बच्चे। मतलब उसने मम्मी को सीधा बोल दिया कि जैसे मम्मी ने बोला किसी के सामने कि नहीं नहीं बच्चों को ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे बोल रहे थे वो कि नहीं मत मत मारो बच्चों को, किसी और को बोल रहे थे, उसने सीधा बोल दिया मम्मा आप तो हमें चप्पल से मारते हो।
तो मतलब देखो कि इस एज में बच्चे ये होते हैं कि जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। उनके लिए ये नहीं होता कि हाँ कि जगह के अकॉर्डिंग सच या झूठ बोलना है, उनके लिए वो चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये मोरालिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। सुपर ईगो में ये है, सुपर ईगो में मतलब ये चीज़ चलती है कि भाई सच सच है, चाहे सच बताने से चाहे किसी का घर टूटे, चाहे कोई बंदा मर जाए, हमें नहीं मतलब, पर हमें रहना है सच्चे सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के। वो होते हैं सुपर ईगो वाले, ठीक है। लेकिन जो अगर ईगो वाले हैं, ईगो वाले ये हैं कि किसी का घर बचाने के लिए, किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए वो बोलेंगे चल कोई बात नहीं है, ज़िंदगी बच रही है तो थोड़ा बहुत झूठ चल पड़ता है, थोड़ा बहुत झूठ से कोई किसी की कोई ख़त्म नहीं हो रही है, किसी की अपनी अंतरात्मा नहीं ख़त्म हो रही है, मोरालिटी ख़त्म नहीं हो रही है, तो ठीक है, ये बीच का रास्ता निकालेगा। और ये जो ये होगा ना ईड वाला तो वो काम करेगा जिसमें उसको खुशी मिल रही होगी, प्लेजर मिल रहा होगा, चाहे वो जो मर्जी होगा, उसको उसी तुरंत चाहिए वो चीज़, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट मैम ये ईगो, सुपर ईगो, ईड का? तो इस तरह से ये हमारी ख़त्म होती है ये वाली थ्योरी। अब हम करेंगे एक थ्योरी, एक और थ्योरी करेंगे, एक थ्योरी क्या मैंने तो सोची थी और भी। यहाँ पे है एक थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी है, कोहलबर्ग की, है ना, इसको कर लेते हैं। कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है। कोहलबर्ग, कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसमें बोला कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, किसकी है ये? मोरल डेवलपमेंट की है ये, है ना, मोरल कि कैसे इंसान की मोरल डेवलपमेंट समझते हैं ना हम। एक नैतिक शिक्षा वाली एक बुक होती थी। नैतिक शिक्षा का, नैतिकता का मतलब क्या होता है कि हम एक कैसे सभ्य इंसान बन सकते हैं, मोरल कैसे बन सकते हैं, जिसमें हम सच बोल रहे हैं, दूसरों की हेल्प करें, जिससे हम एक अच्छे लोग, मतलब कोई हमें बोलेगा कि ये अच्छा आदमी है, ठीक है। तो वो होती है मोरालिटी की, इंसान की नैतिकता, ठीक है। कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत है, ये थ्योरी है, और इसका नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर आती है ये थ्योरी, और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। लॉरेंस कोहलबर्ग, इन्होंने दी है ये। ही वॉज एन अमेरिकन, वॉज ही है ना, ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। और जो इनकी थ्योरी है ये मोरल डेवलपमेंट के ऊपर बेस है, जैसे नाम से पता लग रहा है ना, मोरल डेवलपमेंट कि कैसे बच्चा मोरली डेवलप होता है। मोरली डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसको नहीं है पता कि भाई, जैसे अगर मुझे आम पसंद है दुकान से, मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ आपको एक्चुअल वाली, ठीक है, किसी और को क्यों बोलना कुछ। मैं छोटी थी, हम मेले में गए थे घुमारमी के मम्मी के साथ, और अब इतनी भी छोटी नहीं थी, पर पता नहीं क्या दिमाग में आया मेरे, और मैंने क्या किया कि मुझे एक लोटा जैसा, और जिसमें चम्मच फंसता है ना, घुसता है बीच में से छेद में से, वैसा था वहाँ पे मेले में। और मैंने क्या किया, मेरी मम्मी का ध्यान भी नहीं गया, और ऐसा नहीं था कि मेरे दिमाग में ऐसा था कि ये चोरी है भाई, मुझे बस अच्छा लगा, जैसा होता है ना कि अच्छी लगी हमें चीज़ तो वो ले ली, वो हमें नहीं मतलब वो किसी की है। आजकल तो बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है, ऐसे नहीं उठाते हैं, ऐसे नहीं लेते किसी की चीज़, है ना, पता नहीं, शायद हमें भी बताया ही हो ना, ऐसा तो नहीं है, बट मुझे वो अच्छा लगा, और मैंने उठाया वो, और मम्मी के बैग में वैसे डाल दिया चुपचाप ही। और मम्मी तो हमें खींच रही थी मेले में कि चलो चलो आगे चलो आगे चलो, बस वैसे सिचुएशन थी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि
बच्चे में अब उस टाइम नहीं था पता, लेकिन अब आप सोचो कि मैं आज की डेट में मैं ऐसा कर सकती हूँ कि हाँ कोई चीज़ मुझे अच्छी लग रही है सामने वाले की या दुकान में कुछ भी, और मैंने उठाई और झोले में डाली और चल पड़ी, ऐसा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उस टाइम मैं छोटी थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, और धीरे धीरे करके मेरे को बड़ी सारी चीज़ें सीखी मैंने कि नहीं चोरी नहीं करते हैं। मैंने ये भी सीखा कि किसी को बुरा नहीं बोलते हैं, गाली नहीं देते हैं। मैंने ये भी सीखा कि हाँ किसी को अगर किसी के सामने जो है वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए या तो शेयर करना चाहिए। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना धीरे धीरे करके सीखना, ये जो मोरल वैल्यू सीखना, इसको बोलते हैं मोरालिटी, मोरल डेवलपमेंट क्या बोलते हैं इसको, ये प्रोसेस होती है मोरल डेवलपमेंट। एक जगह से तो मैं भाई हमारे वहाँ पे घुमार में हॉस्पिटल में एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पे नीचे एक मूर्ति रखी हुई थी शिव जी भगवान जी की, पार्वती वो शिव परिवार की थी। मुझे वो अच्छी लगी, मैंने मत्था टेका, वो भी उठाई मैंने और उसको भी घर ले आई मैं। तो ऐसी ऐसी चोरियाँ की हैं मैंने बचपन में। ठीक है, तो ये होते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट। आज की डेट में नहीं कर सकती ना मैं से, चाहे चीज़ जितनी मर्जी अच्छी लगे। ठीक है, तो ये है मोरल डेवलपमेंट। समझ गया आप मोरल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, तो मोरल डेवलपमेंट के ऊपर ये थ्योरी बेस है कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, और इसमें देखो इसमें इन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों पे, और वो भी अलग अलग कल्चर्स के जो बच्चे थे उनके ऊपर जो है वो बहुत सारी स्टडीज़ की। ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या चीज़ें की, मतलब कि अलग अलग सिचुएशंस में रखा उन बच्चों को, अलग अलग सिचुएशन दी, और उससे उनको ये चीज़ पता लगी कि हाँ कि बच्चे जो है वो क्या चीज़ वो कर रहे हैं, कि किस जैसे सिचुएशन दे दी किसी के पास। ठीक है, और फिर वो देखा कि अब बच्चा इस सिचुएशन में क्या करेगा, क्या वो मतलब सही रास्ता चुन पाएगा कि कहीं गलत तो नहीं पकड़ लेगा। ठीक है, वो चीज़ें की इसमें। तो इसमें एक चीज़ आती है, देखो इसमें इम्पोर्टेंट, पहले क्या चीज़ पढ़ाऊँ मैं इसमें, हाई स्टाइल में पढ़ाऊँ कि ये पढ़ाऊँ, डायलमा से। डायलमा। एक मिनट, कोहलबर्ग, ठीक है ना। ये मोरालिटी हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, मोरालिटी को बोल सकते हैं कि जहाँ पे हमें ये चीज़ पता लग जाए कि व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है, और व्हाट इज़ राइट, क्या सही है और क्या गलत है, वो होती है मोरालिटी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, हाँ जी हाइंस डायलमा भी बताती हूँ मैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सैम्पल्स लिए, किसके लिए, 72 बॉयज़ के लिए इन्होंने। ठीक है, हालांकि इन्होंने बॉयज़ के लिए थे, और इसी चीज़ के लिए इनको बाद में वो क्रिटिसाइज़ किया गया था, क्योंकि इन्होंने सारे बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए ही नहीं। ठीक है, इन्होंने 72 बॉयज़ के सैम्पल्स लिए, सैम्पल इन द सेंस खून वगैरह नहीं लिया, सैम्पल उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, दुविधा डायलमा क्या होता है ना, उन्होंने एक डायलमा दिया। ठीक है, उन्होंने एक डायलमा का कॉन्सेप्ट दिया, और उस डायलमा को क्या बोलते हैं, हाइंस डायलमा, HEINZZ डायलमा। ठीक है, हाइंस डायलमा, तो उन्होंने हाइंस डायलमा दिया। ठीक है, डायलमा होती है दुविधा, जब हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या हमें पता नहीं ऐसी स्थिति पे होते हैं हम अपनी ज़िंदगी की, जब हमें पता नहीं लग रहा होता है कि हम करें या ना करें, आगे चल के इसकी क्या कंसिक्वेंसेस आएंगी हमें नहीं है पता, और वो एक टर्निंग पॉइंट ऐसा भी होता है कि जिससे हमारी लाइफ चेंज भी हो जाती है, तो वो होता है डायलमा होता है वो, और ये हाइंस डायलमा है। ठीक है, हाइंस डायलमा में क्या है कि एक हाइंस है एक आदमी। ठीक है, एक बंदे का क्या नाम होता है इसका, हाइंस, इस इंसान का ही नाम हाइंस है, और इसकी वाइफ जो होती है, इसकी जो वाइफ होती है वो होती है बीमार। ठीक है, वो एक बीमार होती है, और उसकी जो एक केमिस्ट से जो एक मेडिसिन मिलनी होती है, उससे जो है वो इसका इलाज हो सकता है, मतलब। ठीक है, और
बट वो क्या करता है दुकानदार, जब उसको ये चीज़ पता लगती है, केमिस्ट जो होता है उसको ये पता चलता है कि जो मेरी दवाई है ना उससे जो है वो इसकी वाइफ ठीक हो जाएगी, तो ये उस मेडिसिन का जो रेट होता है वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो इतने पैसे उसके पास होते नहीं है इसके पास, हाइंस के पास। तो अब सोचो आप, अब आप ही सोचो, जब जीने मरने वाली सिचुएशन आ जाती है बंदे के सामने, तो वो इंसान क्या ये सोचेगा कि नहीं यार चोरी नहीं करते हैं, चोरी तो गंदी बात है, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो कौन सोचता है ऐसा? उस टाइम तो ये होता है करो मरो वाली स्थिति होती है कि भाई या तो मैं वो करूंगा तब तो जिंदगी बच पाएगी उसकी, वरना चोरी क्या है, चोरी नहीं है कोई बड़ी बात, ठीक है। तो हाइंस यहाँ पे क्या करता है, चोरी करता है वहां पे। ही ब्रोक इनटू द केमिस्ट। ब्रोक इनटू, ये जो शब्द है ब्रेक का मतलब तोड़ना नहीं होता है, जब ब्रेक के साथ इनटू लग जाता है उसका मतलब होता है चोरी करना। इट इज़ अ फ्रेजल वर्ब, ठीक है, चोरी करना, ये भी ध्यान रखना, ब्रेक इनटू, ठीक है। तो वो चोरी करता है उस दुकान में और उस दवाई को लेता है, फिर वो बचा लेता है, ठीक है। तो ये एक हाइंस का डायलेमा था, ठीक है, कि कैसे वो जो है वो मोरालिटी, जो इसकी मोरालिटी, हालांकि चोरी करना बुरी बात होती है, एक सिचुएशन ये थी उसके पास कि ये चोरी करना बुरी बात होती है, एक सिचुएशन ये थी कि ये नहीं करता है तो वाइफ मर जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायलेमा, ठीक है। अब देखो इसके बेस पे ये जो उसने जो वो किया, बड़े सारे 72 बच्चों के क्या 72 बॉयज़ के जो उसने सैंपल लिए, उसमें ये चीज़ बोल ली उसने, उसने दिए स्टेजेस, उसने स्टेजेस क्या उसने दिए इस थ्योरी में दिए हैं, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के क्या दिए हैं उसने, 3 लेवल्स दिए हैं, क्या इस थ्योरी को उसने 3 चरणों में, 3 लेवल्स में किया है। और जो 3 लेवल हैं हर एक के, 1 2 3, 3 लेवल दिए हैं। एक है प्री, ये लेवल है ध्यान में रखना है ना, स्टेज चीज नहीं है ये। प्री कन्वेंशनल एक होगी, कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। और एक होगा प्री के बाद क्या आता है, पोस्ट। आवाज आ रही है मैम? यस मैम। कल लास्ट में भी ना मैं पता मैंने बड़ा पढ़ा दिया था, ये वाली चीज़ ऊपर मैंने ये बड़ी पढ़ा दी थी, कहाँ तक पढ़ी थी मैंने पढ़ा दी थी। उसके बाद मैंने देखा कि यार ऊपर क्लास का आइकन ही नहीं आ रहा है और वो ऑफ हो गई थी क्लास ही, मैं पढ़ी जा रही हूँ अकेली मतलब। फिर मैंने बाद में देखा जो रिज्वाइन किया तो वो क्लास में आई थिंक एक मैम थे, बट शायद उनका वो अपना काम कर रहे होंगे, उनका फ़ोन वैसे ही ऑन रह गया होना, वो भी बात नहीं करें। फिर मैं समझ गई कि मैम अपने काम में बिजी हैं, फिर मैंने बंद की क्लास। सीमा मैम थे आई थिंक वो, शायद हाँ सीमा भी नाम था उनका, हाँ जी मैम ही थे। फिर मैंने बंद की क्लास और फिर मैम भी लग गई, मैं कहा ठीक है। तो इसलिए बीच बीच में पूछना ज़रूरी है। प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल, तो 3 लेवल्स हैं इसके थ्योरी के, और हर एक जो लेवल है वो दो दो स्टेजेस में है, मतलब 3 लेवल्स आर ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 स्टेजेस। तो ध्यान में रखना, क्वेश्चन आपसे स्टेजेस में भी पूछा जा सकता है और लेवल्स में भी पूछा जाता है। तो 3 लेवल्स हैं, 6 स्टेजेस हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना है कि प्री कन्वेंशनल में कौन सी आएगी, कन्वेंशनल में कौन सी आएगी, और पोस्ट कन्वेंशनल में कौन आएगी, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल में जो स्टेज है आपके पास वो है प्री कन्वेंशनल, इसमें है फर्स्ट स्टेज, क्या है ये, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ठीक है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल में पनिशमेंट और ओबीडियंस की होती है। इसमें क्या है देखो, इसमें जो बच्चा होता है ना वो रहता है छोटा, ठीक है। तो इसमें इसमें ना ये भी था, देखो इसमें जो बच्चे की जो एज रहेगी ना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसमें बच्चे की एज रहेगी लेस देन कितनी, 10 साल से छोटा होगा बच्चा, ठीक है।
लेस देन 10 ईयर्स। किसकी है ये? इसकी है ये, ऊपर वाले की, ठीक है। तो 10 साल से कम वाले बच्चों की है ये। तो देखो उस टाइम क्या होता है ना, उस टाइम बच्चों को ये है कि अगर मैं काम करूँगी, ठीक है, तो मैं पनिशमेंट से बच जाऊंगी, मेरे को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, डंडे नहीं पड़ेंगे, इसलिए करता है बच्चा काम, ठीक है। मतलब इसलिए करते हैं ना कि हाय बच्चा कल कल मैडम ने कॉपी करनी है, चेक करो, ठीक है, तो हम वो होमवर्क कर लेते हैं, कल टेस्ट है वरना मैडम मुर्गा बनाएगी। ये होता है ना बच्चों को डर, फियर ही होता है उस टाइम की, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो वो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे या पनिशमेंट या ओबीडियंस है। और दूसरा इसमें जो इसकी जो दूसरी स्टेज है, दूसरी स्टेज बोलती है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। मतलब इसके नाम हैं बड़े, इसमें क्या क्या आएगा? पर्सनल पर्सनल रिवॉर्ड, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, कैसे भी नाम पूछा जा सकता है। मैं बताती हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ से, मतलब कैसे आए हुए हैं, है ना। पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, अनदर नेम ऑफ दिस स्टेज इज, एक तो ना खिचड़ी बना दी मैंने भी। एक है इसी का ये म्यूचुअल एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज टर्म आएगी, ठीक है। अब समझते हैं इसको अच्छे से, पहले मैं इसके नाम लिख लूँ जो भी हैं। एक है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, ठीक है, ये नाम है। ठीक है, ये नाम है इसके, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, म्यूचुअल एक्सचेंज या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, या इसको एक और नाम है टिट फॉर टैट स्टेज, टिट फॉर टैट स्टेज, ठीक है, ये नाम है। अब देखो यहाँ तक 10 साल से कम स्टेज की कम ये उम्र के बच्चों के लिए है स्टेज प्री कन्वेंशनल, ठीक है। इसमें जो है वो ओबीडियंस बच्चा रहेगा और पनिशमेंट से बचेगा, ठीक है। मतलब कि वो वही है कि कहना इसलिए मानेगा क्योंकि वो पनिशमेंट से बच रहा होगा, ठीक है। और इस स्टेज में क्या चीज़ होगी, अब आपने देखा ही होगा कि 10 साल तक के बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि हाँ तूने मेरे को धक्का मारा, उसको भी धक्का मार देते हैं, तूने कैसे मेरे को धक्का मारा है ये तूने ये किया, तूने मेरी पेंसिल तोड़ दी, मैंने भी तेरी पेंसिल तोड़ दी, ऐसा करते हैं ना वो कि दे मेरे मेरे पे कॉपी दे, मेरी कॉपी दे, नहीं तू दे, ऐसा करते हैं ना। फिर ये ऐसा करते हैं कि तू तो मेरे से लिए ले ले, मैं तेरे लिए लाई हूँ, फिर वो भी बोलती है ऐसे, है ना कि हाँ मैम भी ऐसे, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, मतलब टिट फॉर टैट होता है इसमें कि अगर कोई किसी के साथ लड़ेगा तो वो भी लड़ेगी, अगर वो किसी के साथ प्यार से रहेगा तो वो शेयरिंग केयरिंग वाली फीलिंग आ जाती है, ठीक है। टिट फॉर टैट स्टेट, म्यूचुअल एक्सचेंज, म्यूचुअल मतलब म्यूचुअल का मतलब समझ गया ना कि अगर थप्पड़ मारेगा तो दे थप्पड़, प्यार करेगा तो दे प्यार, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस रहेगा, पर्सनल रिवॉर्ड, खुद से अपना रिवॉर्ड देंगे एक दूसरे को थप्पड़ के रूप में या प्यार के रूप में, ठीक है, ऐसा रखना इसको ध्यान। तो ये है प्री कन्वेंशनल में है ये चीज़ें, टिट फॉर टैट, ये सारी स्टेजेस जो हैं, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है मैम। यस मैम। फिर उसके क्या लिख रही हूँ मैं, फिर उसके बाद है कन्वेंशनल। कन्वेंशंस क्या होते हैं? कन्वेंशनल होता है परंपरागत, ठीक है। कन्वेंशनल स्टेज, नॉट स्टेज, कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। कन्वेंशनल लेवल में क्या रहेगा आपके पास, इसको मैं ऐसे बनाऊंगी। इसमें पहले एज देखते हैं, इसमें एज नहीं दी है, एज क्या है इसमें, नहीं है इसमें दी 7 to 12। पक्का नहीं, 7 to 12 कैसे, जब 10 साल के कम के लिए तो ये हो गई प्री कन्वेंशन में। हाँ एडोलेसेंस है इसमें लिखा हुआ मैंने एक जगह पर।
ये है एडोलेसेंस, ठीक है। कन्वेंशनल में क्या आएगा, एडोलेसेंस, ठीक है। एडोलेसेंस, अब देखो 10 के बाद एडोलेसेंस ही तो चल पड़ेगी, 11-12 से, है ना, उनका जो किशोर अवस्था है वो चल पड़ेगी, ठीक है। तो एडोलेसेंस मतलब वो जो होती है 12-13 से 18-19 तक, वो चीज़ चलेगी इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कन्वेंशनल लेवल में कि एक जो लेवल है इसका, ये 2 स्टेजेस हो गई, और यहाँ पे ये चौथी स्टेज है, हाँ तीसरी स्टेज चलेगी, मतलब रुको इसको पॉइंटिंग में कुछ और करती हूँ वरना ना रोमन वाला कर देती हूँ, ठीक है। ये दूसरी स्टेज, दूसरा लेवल है। दूसरे लेवल में भी 2 स्टेजेस रहेंगी, मतलब तीसरी चली थी ना हमारी, 2 इसमें हो गई। अब इसमें क्या होगा, देखो ये जो एडोलेसेंस है, जैसे 11-12 साल के बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते हैं 5th 6th 7th में, ठीक है। 6th 7th का बच्चा होगा यहाँ पे। 6th 7th का बच्चा क्या करेगा, उनमें कैसी फीलिंग होती है, मेरे को गुड दी मैडम ने, है ना, मेरे को बड़ा अच्छा, मतलब वो इस चीज़ के चक्कर में होते हैं। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन आती है इसमें, क्या आएगी इसमें, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। गुड बॉय गुड गर्ल मतलब वो दूसरों के सामने में अच्छा अच्छा बनेंगे, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, इसको एक और चीज़ बोल ली, इसको बोला इंटरपर्सनल, क्या बोला इसको, इसको बोला जाएगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का होगा इसमें। और इसकी जो 4th स्टेज है उसमें क्या चीज़ रहेगी, लीगल ओरिएंटेशन। लीगल ओरिएंटेशन, या इसको क्या बोलेंगे हम, लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन होगी, लॉ और ऑर्डर, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर इसमें फॉलो किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि देखो इसमें क्या होगा, गुड बॉय गुड गर्ल की, हाँ कि हमें अच्छा बनना है औरों की नज़र में, ठीक है, वो वाली फीलिंग होगी इसमें। या तो इसमें मतलब रूल्स वगैरह को, रूल और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा, वो वाली स्टेज है ये। इसमें बच्चे अच्छा करने लगेंगे, जो ऊपर वाली है, ठीक है। और लॉ एंड ऑर्डर वाला है कि जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि हाँ जी मास्क पहनो, जैसे कहीं कहीं जगह लिखा होता है ना, नो मास्क नो सर्विस, तो वहाँ पे लोग मास्क पहनना स्टार्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पे, रूल है उस चीज़ का, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि हाँ ऐसा रूल है, ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे फॉलो की जाएगी। फिर आया हमारे पास 3rd लेवल। 3rd लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल एंड द 2 स्टेजेस आर, और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा टाइम पीरियड, मतलब ये वो अडल्टहुड चल पड़ेगा इसमें। अडल्टहुड समझते हैं ना, 18 साल के बाद जवान हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, हम वोट देने के लायक बन जाते हैं, तो बस पूरी उम्र देते रहते हैं वोट हम, तो मतलब पूरी उम्र की ही है ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। अडल्टहुड है, और इसमें आएगा हमारा पोस्ट कन्वेंशनल में, इसमें आएगी हमारी 5th स्टेज। 5th स्टेज है इसमें हमारी, क्या है, जिसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी के रूल्स के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं सोसाइटी में कि हाँ ऐसा करना है ना, लड़कियों को ऐसे करने हैं, ऐसे कपड़े पहनने हैं, और वो सारे रूल्स हैं, लड़कियों को घर के काम अच्छे होने चाहिए, बाहर के काम चाहे आए चाहे नहीं आए पर रसोई का काम जरूर आना चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की एक स्टेज है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, ठीक है, ये चीज़ें आएंगी इसमें। फिर इसके बाद है
यूनिवर्सल जो इसकी दूसरी छठी जो स्टेज है वो क्या है, दैट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या चीज़ होती है बोलूँगी मैं, यूनिवर्स, हाँ इसमें ये चीज़ होती है कि जैसे इसमें इंसान को ना, इसमें इंसान क्यों अच्छा काम करता है, ठीक है, इसमें इंसान इसलिए काम अच्छा नहीं करता है कि भाई हाँ सोसाइटी में, हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें सोसाइटी के कायदे कानून वाला है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ओरिएंटेशन। ठीक है, एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इनके ऊपर अलग अलग स्टेटमेंट देके कि हाँ ये बताओ कि जो फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन है, जितने भी स्टेजेस हैं, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कोई एग्जाम्पल दिया होगा, आपने बताना है कि स्टेज के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में क्या होगा, एथिक्स। एथिक्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल कि कहीं पे आग लगी हुई है, ठीक है, और मेरे पास मतलब कि मैं उसको बचा सकती हूँ, कोई एफर्ट तो कर ही सकती हूँ अंदर, जैसे एक घर में आग लगी हुई है और वहाँ पे अंदर जा कर के मैं एफर्ट कर सकती हूँ किसी को बचाने का। वो इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सोसाइटी ने मेरे ऊपर थोपा है कि तू जा, सोसाइटी ने थोपा है, लेकिन मेरे अंदर की जो अंतरात्मा है वो मेरे को बोल रही है कि नहीं यार, कोई मर रहा है तेरे सामने, तो तेरी एक इंसान का जो अंदर की इंसानियत है वो ये बोलती है कि तू बचाओ उस जान को। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अपनी जान की परवाह न करते हुए उस घर में कूद पड़ूंगी। उस कंसिक्वेंसेस को, जो हो सकता है कि मैं भी जल जाऊं, हो सकता है कोई चीज़ मेरे ऊपर गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मेरी जान भी खतरे में हो सकती है, बट स्टिल मैं उस घर में एंटर करूंगी किसी की जान बचाने के लिए। वो होता है एथिक, एक एथिक होते हैं इंसान के, कि जब इंसान दूसरों के लिए जीता है, ठीक है, चाहे वो अपने लिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी खड्डे में गिर जाए, लेकिन दूसरों की जान बचाएगा, वो है ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो ये लास्ट स्टेज है एक तरह से। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आएगा ये, और एडल्टहुड में ही होती है, बच्चों को कहाँ लगता है इतना पता। ठीक है, क्लियर है मैम? यस मैम। अब देखो इसकी क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि आपको पता है हर एक जो थ्योरी है उसकी क्रिटिसिज्म भी दी होती है हमारे पास। क्रिटिसिज्म क्या होगी इसकी, मैंने बताई थी आपको, स्टार्टिंग में बता दी थी, बताएगा कोई मुझे? मैम जेंडर बेस्ड है ये, यस, मेल डोमिनेंट। यस यस यस। तो देखो इसमें स्पेलिंग है इनकी कैरोल गिलिगन, गिलिगन है। मेरी राइटिंग ऐसी है ना कि मैं लिख तो देती हूँ, फिर बाद में खुद ही मेरे को वो पढ़नी पड़ती है कि ये पता नहीं, अब मैंने कॉपी में यहाँ पे जी है मैम, जी है ये कि सी आर है ये, क्योंकि मुझे खुद नहीं लग रहा पता, मैंने फर्स्ट टाइम ही लिखा है। देखो कैरोल गिलिगन, जी है। जी है ना, ठीक है। तो कैरोल गिलिगन ये एक इंसान है जिन्होंने क्या बोला, जिन्होंने बोला कि ये जो थ्योरी है, इन्होंने क्रिटिसाइज की, ये क्रिटिसाइज्ड दिस थ्योरी, क्या बोलते हुए कि ये जो थ्योरी है ना, ये 72 लड़कों के ही सैंपल लिए गए हैं इसमें। ठीक है, इट इज बीइंग जेंडर बाइस्ड थ्योरी, ही क्रिटिसाइज्ड दिस थ्योरी। ठीक है, जेंडर बाइस्ड है, सारी की सारी जो है वो लड़कों के ही लिए हैं, तो इसलिए जो है वो इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है कैरोल गिलिगन ने। ठीक है, ये इसका क्रिटिसिज्म है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है मैम? यस मैम। देखो एक ना मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कोलबर्ग ने दी है, और एक मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो ये भी दी है, क्या बोलते हैं, और किसने दी है बताओ जरा मुझे। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी और किसने दी है? हाँ जी, हो पाएगा
क्या हमारा ये, हाँ जी मैम, किसने दी है? पियाजे की, एक पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, ठीक है। और जो पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसी से इंस्पायर हुए हैं कोलबर्ग, फिर दी है उन्होंने ये वाली थ्योरी अपने, ठीक है। और वैसे बता देती हूँ, हम कल करते हैं बाकी इसको, ठीक है। और वैसे सुन लो बट, ठीक है, सुन लो इस चीज़ को। और जो पियाजे की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें उन्होंने 2 लेवल दिए हैं, ठीक है। 2 लेवल में कैसे दिए हैं, एक है हिट्रोजीनस और एक है ऑटोनॉमस, मतलब हिट्रोनॉमस और एक है ऑटोनॉमस और एक है हिट्रोनॉमस या हाँ हिट्रोनॉमस, ठीक है। अब देखो जो हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट है हिट्रोनॉमस मोरालिटी और ऑटोनॉमस मोरालिटी, ठीक है। ये चीज़ है, इसको हम कल करते हैं। बाकी 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 एक को क्वेश्चन पूछना था मैंने सेंसिस का बोला भी, डर का बोला था मैंने, ठीक है। डर होता है, डर से रिलेटेड